मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 36 में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम एक बिल्कुल नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज की ये क्लास यूनिट नंबर 5 की सबसे पहली क्लास है और इस क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कैपेसिटर वाला पोर्शन है उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर होगा, आपका अगला लेक्चर। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, और गॉस थ्योरम, ये सारे टॉपिक को हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। कैपेसिटर जो है उसके लिए बिल्कुल सेपरेट लेक्चर आएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इसके पहले हमने जो 4 यूनिट कंप्लीट कराए हैं वो है आपके मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मल फिजिक्स, उसके बाद वेव एंड ऑसिलेशन, और चौथा यूनिट जो आपका था वो था ऑप्टिक्स। तो ये 4 यूनिट प्रॉपर तरीके से थियरी हमने प्रीवियस जो बैच पढ़ाया हुआ था पिछली साल वैकेंसी में, उसमें हमने थियरी कवर ही करा दिया था। बाकी दोबारा से इन चारों यूनिट के हमने मास्टर बैच 2.0 में टोटल 35 लेक्चर बनाए हुए हैं, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करी है, प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसी पैटर्न पर हम चल रहे हैं और ये हमारा 5वां यूनिट है। इसके बाद 2 और यूनिट हैं आपके पूरे पीजीटी के सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए। ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक करके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम यूपी पीजीटी फिजिक्स के का जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है, उसके बेसिस पर फुल लेंथ टेस्ट और आपका प्रीवियस ईयर टेस्ट और इसके अलावा यूनिट टेस्ट जो है वो अरेंज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ कैपेसिटर आज की क्लास में नहीं मिलेगा आपको, बाकी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमने यहां पर इंक्लूड करे। और जो भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में है, इसमें कोई भी क्वेश्चन एडिशनल हमने अपने से इंपॉर्टेंट गेस करके ऐड नहीं करा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप देखेंगे कितने तरह तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी वेराइटीज हैं। तो काफी अच्छा कलेक्शन था आपके प्रीवियस ईयर का ही, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा थे, तो हमने अपने से कोई भी क्वेश्चंस ऐड नहीं करे हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मिलीमीटर। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेज स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। तो इसमें दोनों चार्जेस गिवन हैं और उनका जो सेपरेशन है वो है 8 मिलीमीटर, यानी कि डाइपोल की लेंथ है 8 मिलीमीटर। आपको बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट केस नंबर 1 अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डाइपोल सेंटर एट इट्स एक्सिस। यानी केस नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और एक्सिस पर ही जाना है, यानी एक्सियल पोजीशन पर या अक्षीय स्थिति में 25 सेंटीमीटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और दूसरा केस है कि एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फ्रॉम द सेंटर ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पास होते हुए लेकिन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है। और ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता ही होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। ये देखिए, सपोज कि हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और जो इसका मिड पॉइंट है हम इसको इसका सेंटर बोलते हैं। ठीक है। सेंटर से अगर आप r डिस्टेंस पर जाते हैं एक्सियल पोजीशन पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1/4πε0 और 2p/r³। ठीक है। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन होता है। और अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में ये आप ऐसे वेक्टर बना सकते हैं। इसका मतलब ये कि वेक्टर p और वेक्टर e दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां पर देखिए पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब वेक्टर p का जो डायरेक्शन है वही वेक्टर e का डायरेक्शन है। और वेक्टर p जो होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी कि यहां पर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये है वेक्टर p का डायरेक्शन, और यही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो ये हमने इसमें वेक्टर फॉर्म में लिख दिया एक्सप्रेशन को। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो आप इस वेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं।
और आप अगर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जाते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका बिल्कुल आधा आता है तो ये आता है P अपान में क्या, आर क्यूब। ये भी डिस्टेंस वही है जो डिस्टेंस ये था, ये आर और ये भी आर, ठीक है। लेकिन जब आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर वेक्टर E, यहां पर वेक्टर P, लेकिन यहां पर माइनस, ठीक है। और इस माइनस का मतलब ये कि जो वेक्टर E है और जो वेक्टर P है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में कि अगर वेक्टर A इक्वल टू लिखा है वेक्टर B, इसका मतलब ये कि ठीक है मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, बाकी ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर B, इसका मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये अपोजिट वेक्टर्स के लिए इस तरह का नोटेशन हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर कि इक्विटोरियल पोजीशन में या फिर जब हम अनुप्रस्थ स्थिति में यहां पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है यहां पर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये यहां पर वेक्टर P का डायरेक्शन है। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट ऐसे होगा, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। तो ये सारी बातें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता है। यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो चार्जेज हैं यूज हो रही हैं वो है 5 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, यानी कि हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। जो डाइपोल की टोटल लेंथ है आपको पता है, इसको हम L मानते हैं, इसको L मानते हैं, थियरी में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, आपको भूल गया है, तो रिवीजन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सप्लीमेंट्री लेक्चर का, आप उसको देख लीजिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का एक लंबा सा लेक्चर बनाया हुआ 2.5 से 3 घंटे का। सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें हमने डिस्कस करे हुए हैं, उसमें ये सारी चीजों को हमने बताया था। तो डाइपोल की जो टोटल लेंथ है -q से +q चार्ज तक, वो लेंथ है आपका 8 मिलीमीटर, आई थिंक यहां दिया था सवाल में, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ मीटर। अब इसके बाद हम केस नंबर 1 की अगर बात करें, तो केस नंबर 1 में आपको पता है r इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एक्सियल पोजीशन पर, यानी ये हो जाएगा 25 × 10⁻² मीटर। और r की वैल्यू अगर पता चल गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा 2p अपान में r³। यहां पर ये वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻9 और 2p, p की वैल्यू कितनी, p मतलब क्या, q × 2l, यानी चार्ज और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट। तो चार्ज है आपका 5 × 10⁻6 और इंटू में 2l का मतलब डाइपोल लेंथ 8 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 2p, और अपान में r³ लिखना है, r³ r मतलब 25 × 10⁻² और इसका होल क्यूब करेंगे, ठीक है। अब इसमें पावर को पावर के साथ सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और बाकी जो नंबर्स हैं उनको अपने एक साथ सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद की जो वैल्यू आती है हम उसको सीधे लिख रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपको हमारे कैलकुलेशन के बारे में पता ही होगा किस तरह का कैलकुलेशन करते हैं। तो E इक्वल टू 4.6 × 10⁻⁴, और ये न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, ये आ जाएगा केस नंबर 1 में आंसर, ठीक है ना। यानी इससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आ जाएगा। केस नंबर 2 की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। और इक्विटोरियल पोजीशन में आपको निकालना है तो इसका फार्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां p अपान में r³। सबकी वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻9, और p मतलब ये q × 2l, q की वैल्यू है 5 × 10⁻6 और 2l का मतलब 8 × 10⁻3, ठीक है। और अपान में r³ r मतलब 20 × 10⁻², इसका होल क्यूब करेंगे तो 20 × 20 × 20 और 10⁻² पावर 3 करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। जिस तरह का नंबर है ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 × 5 = 40 और ये 20 है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 9 - 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 0 यहाँ से जो है उसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻4 बचेगा, और ये 9 के अपार में 2 बचा, यानी कि 4.5 हो जाएगा इंटू 10⁻4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 जो है ये उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर और इक्विटोरियल पोजीशन पर जो आपने निकाला उसकी तो सिर्फ वैल्यू निकल के आएगी, और डायरेक्शन तो आपको पता ही इसका डायरेक्शन किधर होता है।
लेकिन इसमें हुआ क्या था, अब ये पूरा मिट जाएगा, हम इसको रिवर्स करके आपको ऑप्शन सीधे दिखाते हैं। आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए, 4.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम और ये 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन एग्जाम में इसी तरह से दिया हुआ था, 4.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, लेकिन दूसरी वाली जो इक्वेटोरियल वाली वैल्यू निकाल रहे थे उसमें माइनस दिया हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात होती है तो फिर ये माइनस लगाने का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन में इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है और इसमें इसी तरह से ये ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अगर दूसरे भी तरीके से आप देखें तो दूसरा कोई, जैसे इसमें माइनस लगा दिया, इसमें प्लस है, अगर हम इस वैसे भी देखें, सपोज कि ये माइनस प्लस का अगर दिक्कत है, फिर भी इसमें माइनस लगाने का कोई कारण भी नहीं बनता है। इसमें तो बनता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इसके वेक्टर फॉर्म में माइनस आता है, तो इसका तो कारण बनता है। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो यही दो ऑप्शन थे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से इसमें माइनस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बात इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। डायरेक्शन होता तो उसके लिए माइनस चलता, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी स्मॉल ई विद इन इट, ठीक है। आर रेडियस का एक स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी स्मॉल ई है, तो सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल का डिफरेंस इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा थियरी को डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि पहले कि ये सवाल जो है वो सॉलिड स्फीयर का है कि स्फीरिकल सेल का है, या कितने टाइप की केसेस बन सकते हैं, पहले हम उसको मेंशन कर लेते हैं। और हर एक केस में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला और उसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद लौट करके इस सवाल के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। हमें सीखना इसी तरीके से है कि जो जो टॉपिक, जो जो पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उसके रिगार्डिंग जो जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, आपके सिलेबस के दायरे में आती हैं, उन सारी चीजों को यहां पर कवर करना है, ठीक है ना। सिर्फ पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर पाना हमारा टारगेट नहीं, ठीक। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई हमारे पास स्फीयर है तो उसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। सिर्फ दो केस हम लोग हमेशा पढ़ते हैं स्फीयर के केस में। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो केस पढ़ते हैं, एक होता है हमारा स्फीरिकल सेल का और दूसरा हमारा होता है सॉलिड स्फीयर का, है ना। स्फीरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर, दो केस पढ़ते हैं। कैसे, देखिए, सपोज कि आपके पास कोई एक स्फीयर है, ठीक है, और ये खोखला है, मतलब सेल के फॉर्म में। तो अगर ये खोखला है, सेल के फॉर्म में है, थिन स्फीयर है, तो चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों ही केस में जो चार्ज होगा वो यहां पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। और सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर आपको मिलेगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। तो यानी स्फीरिकल सेल के केस में ये बात मैटर ही नहीं कर रही है कि आपका जो ये स्फीयर है वो कंडक्टिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीरिकल सेल हो या फिर कंडक्टिंग स्फीरिकल सेल हो या फिर सॉलिड स्फीयर भी हो, तीनों सॉलिड में क्या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, इन तीनों ही केस में आपको एक जैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तब भी इसको जो चार्ज देते हैं तो वो सरफेस पर ही चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर के चाहे ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सेल हो या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, तीनों ही केस में चार्ज सरफेस पर होगा। तो हम यहां पर बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए की। और इसी के बेसिस पर हम इसके वजह से इसके अंदर या इसके बाहर या इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, ठीक है। तो एक केस तो ये बन गया कि नॉन कंडक्टिंग का सेल, कंडक्टिंग का सेल, खोखला अगर है वो तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, एक रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड वाले ही केस में अगर वो कंडक्टिंग नेचर का है तो उसका भी रिजल्ट यही हो जाएगा। यानी अब सिर्फ एक केस बचता है सॉलिड वाले का जो कि नॉन कंडक्टिंग का हो, यानी कि नॉन कंडक्टिंग अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसका रिजल्ट अलग मिलेगा, क्योंकि उसमें जो भी चार्ज आप देंगे वो पूरा का पूरा चार्ज इसके वॉल्यूम में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस तरह से, ठीक है। और यहां पर हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की, रो इज इक्वल टू क्यू अपान
V के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फीयर की बात करेंगे, दो ही कैटेगरी आएगा, एक सेल वाली कैटेगरी और एक सॉलिड स्फीयर वाली कैटेगरी। अगर क्वेश्चन में सॉलिड स्फीयर का केस है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब वो सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग वाला ही केस है, क्योंकि अगर वो स्फीरिकल सेल होता तो सेल वर्ड जरूर यूज करते, या फिर आपको हिंट के तौर पर ये चीज बोल देते, जिससे आपको पता चल जाता कि हाँ ये सॉलिड कंडक्टिंग है, तो कुल मिलाकर के ये सेल वाली कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं, हम एक एक करके इस केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीरिकल सेल की। स्फीरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास ये स्फीरिकल सेल है, स्फीरिकल सेल मतलब पूरा चार्ज इसके सरफेस पर है, यानी यहां पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के फार्मूले से चार्ज निकाल सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान में A, यहां से हम चाहें तो Q इक्वल टू निकाल लेंगे सिग्मा इंटू में A। ठीक है ना, आप बोल सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, मतलब क्या, इसका सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। आप ये टर्म को यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पर चार्ज को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है ना, सेल वाले फार्मूले में। तो जब हम बात पोटेंशियल की करेंगे, अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो इस स्फीरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल हम तीन अलग अलग पोजीशन पर डिस्कस करेंगे। एक तो इस स्फीरिकल सेल के बाहर का कोई पॉइंट, दूसरा इसके सरफेस पर, और तीसरा इसके अंदर का कोई एक पॉइंट हो सकता है, और यहां पर इस सेल का क्या है, सेंटर। तो ये जो पॉइंट है, उस पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस मान लें स्मॉल r इसके सेंटर से, ठीक है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए स्मॉल r की वैल्यू इसके रेडियस कैपिटल R से ज्यादा है, सरफेस वाले पॉइंट के लिए स्मॉल r कैपिटल R दोनों बराबर है, और अंदर वाले पॉइंट के लिए स्मॉल r इस कैपिटल R से कम हो जाएगा। तो यानी केस नंबर 1 की अगर बात करें तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि बाहर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इस सेल की वजह से निकालें तो उसका फार्मूला ऐसा आता है जैसे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि कि वो एक पॉइंट चार्ज है और वो सेंटर पर रखा हुआ है। इस तरह का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये रिजल्ट हमने पूरा प्रॉपर डिराइव किया हुआ है। ठीक है ना, डिराइव करके उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और सप्लीमेंट्री लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। दूसरा पॉइंट देखिए, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाए, यानी जब हम सरफेस के ऊपर ही आ जाएंगे, तो इसका फार्मूला आएगा पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपान स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आ गया। और इसमें हर एक चीज आपको एज अ कांस्टेंट दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये क्या है, इसमें v प्रोपोर्शनल टू 1/r दिख रहा है, यानी दूरी बढ़ने के साथ वोल्टेज घट रहा है बाहर, जबकि सरफेस पर कांस्टेंट है। ठीक है, और केस नंबर 3 की बात करें, जब r लेस देन हो जाए कैपिटल R के, मतलब पॉइंट अंदर है और रेडियस ज्यादा है, ऐसे केस में वोल्टेज की वही वैल्यू आती है पोटेंशियल की जो कि सरफेस पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में कैपिटल R की। ठीक, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर इस बेसिस पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है कि ये आपका स्फीरिकल सेल हो गया और सेंटर से बिल्कुल नीचे, और ये आपका डिस्टेंस r वाला एक्सिस हो गया, और ये वोल्टेज वाला एक्सिस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके सरफेस पर और इसके अंदर हर जगह वोल्टेज कांस्टेंट है, फिक्स है और सेम ही है, लेकिन बाहर जब जा रहे हैं तो दूरी के साथ वोल्टेज इस तरीके से घट रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक, यहां से लेकर के यहां तक जो वोल्टेज की वैल्यू है वो एक ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज दिखाते हुए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ये सरफेस पर पहुंचने के बाद अब इससे आप आगे बढ़ेंगे तो इसका बिहेवियर अब चेंज हो जाएगा, और इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब इसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/r के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्राफ हो गया स्फीरिकल सेल की वजह से वोल्टेज का। ठीक, दूसरा केस आप समझिए, अगर बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड की करते इसी टाइम पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू तीनों ही केस में आपको याद करना चाहिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 r ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, केस नंबर 2, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो ऐसे केस में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट है। और केस नंबर 3, जब हम इसके अंदर चले जाएंगे यानी r लेस देन कैपिटल R, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है 0,
तो इस केस में अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ देख लीजिए कैसा आता है। इसका ग्राफ ऐसे आएगा कि ये आर हो गया इस एक्सिस पर और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सेल की वजह से, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और उसके बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ ही स्टार्ट होता है सरफेस से, क्योंकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू यहां रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसके सरफेस से ही हम स्टार्ट करते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सपोज कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इसके सामने ले आएंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके आगे E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इस तरीके से काफी तेजी से ये डिक्रीज होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्फीरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का फार्मूला और दोनों का ग्राफ हमने बता दिया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इसी के पैरेलल अब हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी सॉलिड स्फीयर है, तो उसके केस में हमारा फार्मूला और ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सॉलिड स्फीयर का केस। सॉलिड स्फीयर, अब इसमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है ना। सॉलिड स्फीयर का मतलब अब ये नॉन कंडक्टिंग ही है, तभी कुछ नहीं बोला गया है। अगर कंडक्टिंग होता तो फिर वो मेंशन होता। और अगर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें जो भी चार्ज देंगे वो इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि चार्ज कहीं पर भी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू रो इक्वल टू Q/V की। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू V, और इसका रेडियस अगर कैपिटल R है तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r³, यानी कैपिटल R³। तो इस केस में जहां जहां Q आएगा हम चाहेंगे तो ये एक्सप्रेशन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल q को, चार्ज को। ठीक है, पोटेंशियल का फार्मूला देखिएगा इस सॉलिड स्फीयर के केस में। पोटेंशियल के फार्मूले में सबसे पहला केस अगर देखें तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के केस में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 1/4πε0, वही Q अपान में स्मॉल r आएगा। ठीक है, केस नंबर 2 में जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ऐसे केस में V इक्वल टू 1/4πε0 और Q और अपान में हो जाएगा कैपिटल R के, यानी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। बाहर वोल्टेज घट रहा है, सरफेस पर फिक्स है, और उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर आएंगे तो ऐसे केस में V इक्वल टू फार्मूला होता है KQ/2R³ और ब्रैकेट में आएगा 3R² माइनस में स्मॉल r², जहां K का मतलब क्या है, K का मतलब वही पूरा कांस्टेंट है 1/4πε0। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको यही फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर, चाहे सेंटर हो या सेंटर के अलावा कोई पॉइंट हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये होता है। और अगर हम इसके बेसिस पर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ ये है कि ये आपका सॉलिड स्फीयर हो गया। इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है कि अंदर वाले पॉइंट पर आपको कुछ पोटेंशियल मिल रहा है ना, सरफेस पर कांस्टेंट मिल रहा है और उसके बाहर डिक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा मिलता है, आप कह सकते हैं ये इस तरह का ग्राफ इसका आता है। ठीक है, इस तरह का इसका ग्राफ आता है, ये R हो गया और इधर V हो गया। ठीक, इस नेचर का आपको ग्राफ मिल जाएगा। और अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो फार्मूला आता है वो भी स्पेशल है। इस केस में, थर्ड वाले केस में, तो केस नंबर 1 जब R ग्रेटर देन कैपिटल R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है 1/4πε0 Q/r², जो हमेशा से होता रहा है। केस नंबर 2 जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो बस वही रिप्लेस करना है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q/कैपिटल R² जो कि एक कांस्टेंट है। और केस नंबर 3 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जब R लेस देन कैपिटल R है, तो E इक्वल टू आपको मिल जाएगा K, यानी 1/4πε0 Q स्मॉल r अपान कैपिटल R³ के। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है केस नंबर 3 का, ये भी एक अलग केस हो गया बिल्कुल। और इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ जो है आप देखिए यहाँ से हर तरह से चेंज कर सकते हैं। बाहर वाले पॉइंट के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, सरफेस पर कांस्टेंट है, और अंदर अगर देखें तो E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यानी कि
ये सॉलिड स्फीयर के अगर आप सेंटर से कहाँ जाते हैं, सेंटर से सरफेस तक जाते हैं ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर से, तो इससे पता चल रहा है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये है ई प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ, ठीक है ना, सेंटर से सरफेस तक। सरफेस पर एक फिक्स वैल्यू हो गई पोटेंशियल की, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फिक्स वैल्यू हो गई, और फिक्स वैल्यू के बाद अब बाहर जाएंगे तो ये डिक्रीज होगी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अकॉर्डिंग। यानी ग्राफ आपका ये मिला है, ये पहले ऐसे जाएगा, ठीक है ना, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट हो गया और उसके बाद डिक्रीज होगा। आप इसी चीज को चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, दोनों साइड बना सकते हैं ऐसे, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी वही चीज कर सकते थे, इसी ग्राफ को आप इस साइड भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है ना। इतना ज्यादा स्लोप नहीं होता है, थोड़ा सा इस तरीके से होता है, बट एक मोटा मोटा आप इसका आइडिया यहां से ले सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले आप याद रखें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, ठीक है ना। अब हमने जितनी भी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ग्राफ का केस दोनों का डिस्कस कर लिया, और दोनों ही केस में हमने स्फीयरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर में जितने भी फार्मूले बन सकते हैं वो फार्मूले भी बता दिए, ठीक है। अब हम अपने सवाल के ऊपर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सवाल के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन में ये कह रहे थे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब यहां तो ये बोला ही नहीं गया कि वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। देखिए अगर ये कंडक्टिंग होता तो कंडक्टिंग वर्ड लिखा होता, और अगर कुछ नहीं बोला है इसका मतलब ये सेल तो हो नहीं सकता। अगर स्फीयरिकल सेल होता तब भी ये बोलते, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तब भी ये बोलते, लेकिन वो चीज मेंशन नहीं है। इसका मतलब एक ही केस बचता है, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में आपने ये पढ़ा है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है V = KQ/2r³, और यहां पर r3r² माइनस स्मॉल r²। ये फार्मूला आपको याद रखना है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको सेंटर का निकालना है, सेंटर का और सरफेस का, सेंटर का और सरफेस का। तो जरा इस फार्मूले को आप देखिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें सेंटर पर आना है तो सेंटर पर आने का मतलब r = 0, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम यहां मेजर कर रहे थे वो सेंटर से ही मेजर कर रहे थे। तो सेंटर पर आने का मतलब, सेंटर पर पोटेंशियल निकालने का मतलब हमें r की वैल्यू इसमें 0 रखनी होगी, और बाकी इसके अलावा चार्ज डेंसिटी स्मॉल e दिया हुआ है, और आपको पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जिसको स्मॉल e बोल रहे हैं, = Q/वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब Q की जगह पर लिख सकते हैं स्मॉल e इंटू में V। स्मॉल e इंटू V मतलब क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी 4/3 πr³ है ना। ये हम पूरा लिख सकते हैं चार्ज की जगह पर। तो फार्मूला देखिए क्या बना, V = और K वाली वैल्यू भी रखिए 1/4πε0 स्मॉल q और अपान में 2r³, और यहां पर देखिए ये 0 रख देंगे तो 3r² बचेगा, सिर्फ 3r²। क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, अच्छा Q की वैल्यू भी अभी रखनी होगी, ठीक है। अभी के लिए आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये r³ है, ये r² है, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा यहाँ पर, सॉरी एक r बचेगा, और ये 3 है और ये Q है, ठीक है। एक स्टेप और लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0, और Q की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल e इंटू 4/3 पाई और कैपिटल R³, ये हमने लिख दिया Q की जगह पर, और यहाँ 3 है और अपान में यहाँ 2 है और एक R बचा हुआ था, ठीक है ना, 2 और R बचा हुआ है। देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, R से एक R कैंसिल, यहाँ से क्या बचा ऊपर से स्मॉल e, और ये यहाँ से बचा आपका r², और अपान में ये बचा 2 और यहाँ बचा ε0। तो ER²/2ε0 ये आपने निकाल लिया इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह से सेंटर की बजाय दूसरा क्या इन्होंने बोला था, सेंटर के साथ साथ सेंटर एंड सरफेस। तो सरफेस पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो इसी फार्मूले में आप बताइए, अगर आप इस फार्मूले से सरफेस की वैल्यू निकालने चाहते, सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू, तो सरफेस के लिए स्मॉल r = कैपिटल R वाला केस अप्लाई करेंगे, है ना, स्मॉल r = कैपिटल R। तो इसमें आप रखिएगा तो सरफेस पर आपको मिल जाएगा वोल्टेज 1/4πε0 K की वैल्यू, और Q की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखते हैं इसी टाइम E इंटू 4/3 पाई कैपिटल R³, और अपान में क्या है 2 कैपिटल R³
और ब्रैकेट में आएगा 3r² माइनस इसकी जगह पर ये r² यानी कुल मिलाकर के 2r²। ठीक है, देखिए ये r³ से ये पूरा r³ कैंसिल, ये 3 बचा रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, और इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा यहाँ से, e, यहाँ से बचेगा e और ये r², और अपान में यहाँ से 3 बचेगा, 3 के अलावा ये एप्सिलॉन नॉट बचेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो स्फीयर के सेंटर पर और उसके सरफेस पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। सेंटर और सरफेस का, सेंटर पर आया था ER² और अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पर आया हुआ है ER² और अपान में 3 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लीजिएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट 3 टाइम्स आएगा तो 3ER², और इससे डिवाइड करिएगा 2 टाइम्स यानी 2ER², और 3 - 2 करेंगे 1 हो जाएगा यानी ER² और अपान में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ जाएगा इसके सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे कितनी सारी बातें, और आपको इन सारी बातों को समेटना पड़ेगा, तब जाकर के आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं और रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचें एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आप चीज़ों को सीखेंगे और उसको याद रखेंगे कि अगली बार ये वाला सवाल आएगा कर लेंगे, तो ये बहुत चैलेंजिंग काम आप कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन से ज़्यादा जरूरी है कि पीछे जो हमने आपको स्फीरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर के केस में सारे फार्मूले मेंशन किए, सारे ग्राफ मेंशन किए, उसको प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि उस तरह से उतना डिटेल में नहीं जाना है कहीं पर हमें। इसमें कह रहे हैं कि 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर टू इट, द फोर्स नाउ एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। यानी कि कह रहे हैं कि एक चार्ज हमारे पास Q1 था, एक चार्ज हमारे पास Q2 था, इसी के बीच में कोई तीसरा चार्ज Q3 लाकर रख दिया। अब कह रहे हैं कि बताइए कि फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, यानी Q2 पर इस Q1 की वजह से लगने वाला अब जो फोर्स होगा, क्या वो फोर्स अब चेंज हो जाएगा जब बीच में ये दूसरा चार्ज आकर के प्रेजेंट हो गया। तो आपको पता है कि जब मल्टीपल चार्जेस हमारे पास होते हैं, तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम जितने भी फोर्सेस होते हैं उन सभी फोर्सेस का क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। और इसमें हमने आपको बताया था कि सपोज अगर हमारे पास कोई एक सिंगल चार्ज है यहाँ पर Q1 और एक चार्ज यहाँ पर है हमारे पास Q2, तो आप बड़े आराम से कूलाम का फार्मूला यूज करके इसकी वजह से इसके ऊपर एग्जर्ट होने वाला, अप्लाई होने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन सपोज कि अगर एक की दो की बजाय और बहुत सारे चार्जेस, जैसे यहाँ कोई Q3 आ जाए, यहाँ कोई Q4 आ जाए, कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, तो इन सब की वजह से अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इन सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 प्लस फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q4। इन सब का वेक्टर सम करेंगे तो हमें इस चार्ज Q1 के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स मिल जाएगा। अब आप देखिए इस केस में कि इसके उस चार्ज के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स तो चेंज हो गया, टोटल फोर्स तो बदल गया ना, क्योंकि पहले सिर्फ इनकी वजह से लगता था, अभी इनकी और इनकी वजह से भी लगने लगा है, तो टोटल फोर्स तो बदल गया, रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स पहले लगता था वही फोर्स अभी भी लग रहा है, उस फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को कोई भी तीसरा चार्ज आकर के उसको अफेक्ट नहीं कर पाता है। ये रिजल्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का, ठीक है ना, कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, बस जो भी टोटल चार्ज आएगा वो इन सभी चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का अध्यारोपण। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि तीसरा चार्ज जब हमने ला करके रखा हुआ है तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स तो बदल गया, क्योंकि अकेले पहले ये लगाता था, अभी ये भी इसके ऊपर लगा रहा है। लेकिन सवाल ये पूछा है कि द फोर्स नाउ एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2,
Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि इसकी वजह से इसके बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिमेन्स दी सेम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टोटल चार्ज फोर्स बदल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर या किसी भी एक की वजह से दूसरे पर लगने वाला फोर्स नहीं डिस्टर्ब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो हम इसको मोटा मोटा आपको पूरा आइडिया दे देते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेज ऑफ +4 माइक्रोकूलम are placed at 4 corners of a square that is 50 centimeter on a side. The force on any of the charges is, यानी कह रहे हैं कि कोई एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड है 50 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन ये स्क्वायर है, तो 50 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है और इसके हर एक कॉर्नर पर बिल्कुल सेम चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल सेम चार्ज, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस में 4 माइक्रो कूलाम, यानी 4 × 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसका जो साइड है वो है 50 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेज, किसी भी एक सिंगल चार्ज हो, आप इसमें से ले लीजिए, उसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, तो सिंपल सी कहानी है, आपने फोर्स को ऐड करने का तरीका आपको पता है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका पता है। आप कोई भी एक फोर्स का केस ले लीजिए, जैसे यहाँ वाला एक चार्ज ले लीजिए जो Q चार्ज था, तो यहाँ वाले उस Q चार्ज के ऊपर यहाँ वाले सेम ही है, हर जगह चार्ज, हर जगह चार्ज की वैल्यू सेम ही है, तो हमने Q दिखा दिया जिसकी वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ये, इस चार्ज पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ये, एक को F1 अगर नाम दे दें, दूसरे को F2 नाम दे दें। ठीक है, तो ये 2 हो गए, अब कौन बचा, एक और बचा ये, इसकी वजह से भी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स आप निकालेंगे, है ना, और इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा उसका ये डायरेक्शन है, इसको आप नाम दे दीजिए क्या, F3। तो आप जरा देखिए कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर, यहां वाले चार्ज के ऊपर लगने वाला अगर फोर्स देखें तो 1 2 3 फोर्स मिल गया। अगर आप इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लें तो वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप करेंगे क्या, हम आपको पूरा आइडिया दे देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से लगने वाला ये फोर्स F1 कैलकुलेट करना होगा। F1 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। दोनों चार्ज की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और वैल्यू भी गिवन है, तो चार्ज भी पता है। कूलाम का फार्मूला यूज करके आप इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ये F1 कैलकुलेट करिएगा। इसी तरह सेम तरीके से आप इसको करेंगे और आप देखेंगे कि जितना F1 आया है उतनी F2 की वैल्यू भी आएगी, यानी ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम और चार्ज भी सेम, तो फोर्स भी सेम आएगा कूलाम के फार्मूले से, है ना। तो बिल्कुल सेम फोर्स दोनों तरफ लग रहा होगा। और अब क्या करेंगे आप कि इन दोनों फोर्सेस का निकालेंगे रिजल्टेंट। ये दोनों फोर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट बिल्कुल 45 डिग्री पर, यानी कि इस वाले की वजह से जो फोर्स लग रहा था ना F3 वाला, उसी तरफ आपको ये, आप इसको F4 बोल दीजिए रिजल्टेंट को। F1 और F2 के रिजल्टेंट को हम बोल रहे हैं क्या, F4। तो ये जो F4 आएगा और इधर से ये जो F3 वाला फोर्स था, इनका डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो अब क्या करेंगे, इस F4 और F3 को ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन होने की वजह से ये हो जाएगा फाइनल फोर्स की वैल्यू। ठीक है ना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ये आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क भी है कि आपको ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, दोनों सेम ही वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों का आपको लेना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर इनके बीच का एंगल पता है और वैल्यू पता है तो ये फार्मूला पता ही होगा आपको, R = √A1² + A² + B² + 2AB cos थीटा, ये फार्मूला पता है ना। तो इसमें A B का मतलब F1 F2 की वैल्यू रखिएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो F1² + F1² करिएगा, 2F1² हो जाएगा, F1 बाहर निकलेगा यानी F1 √2 आएगा, मतलब जो भी एक की वैल्यू आएगी है उसी का √2 टाइम्स कर देंगे तो इनका ये रिजल्टेंट आ जाएगा। और इधर वाला फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला डायगोनल का डिस्टेंस लेंथ पता करना होगा, और स्क्वायर में अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो इसका ये डायगोनल हो जाता है A√2, यानी इसकी लेंथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर √2, 50 √2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपको लेंथ पता है, दोनों चार्जेस पता है, तो आप ये वाला फोर्स F3 भी निकाल लेंगे। तो F3 में और ये जो रिजल्टेंट आएगा आपका ये F4, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो इसी डायरेक्शन में दोनों ऐड करके आपको फाइनल रिजल्ट दे देंगे। टोटल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो डायगोनल के ही डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, अंदर की तरफ नहीं होगी।
किसी भी चारों में से किसी भी चार्ज के लिए निकालिएगा सेम ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसका आंसर आई थिंक 1.10 आउटवर्ड अलोंग द डायगोनल, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेशन के बाद मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू ईच ऑफ द फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब ऑफ एज लेंथ स्मॉल एल इफ अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। यानी कोई एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पर, क्यूब मतलब जिसकी सभी साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं, इस क्यूब के सेंटर पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है और इसका जो लेंथ है किसी भी एक साइड का वो एल है। तो कह रहे हैं कि इस क्यूब के किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से गुजर रही। तो किसी भी एक सरफेस से, टोटल तो आप देखें तो 6 सरफेसेस हैं, 6 फलक हैं इसमें, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सामने और इसके जस्ट पीछे। टोटल 6 सरफेसेस हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिक हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी का भी एरिया कम या ज़्यादा नहीं। तो आपको पता है गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर इनक्लोज्ड चार्ज हमें पता है तो उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला phi E = Q/ε0 होता है। तो ये तो हो गया पूरे इस गॉसियन सरफेस या पूरे क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स। लेकिन इस पूरे क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैं, तो इसका मतलब कि हर एक सरफेस से बिल्कुल बराबर अमाउंट में फ्लक्स पास हो रहा होगा। और टोटल का अगर हमें पता है तो 6 बराबर टुकड़ा अगर करेंगे तो किसी भी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आप निकालेंगे तो इसी का 1/6 कर देंगे, है ना, 1/6, मतलब कि टोटल फ्लक्स का 1/6 कर देंगे, 6 टुकड़े कर देंगे तो वो हो जाएगा किसी भी एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। और phi E की जो वैल्यू थी Q/ε0 वो आप रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। है तो बहुत ही आसान, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक और केस बनता है कि उसमें चार्ज सेंटर की बजाय यहाँ कॉर्नर पर रखते हैं, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया है, तो आगे अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो है ये आसान, लेकिन आपको इसको याद रखना है, किसी भी एक सरफेस से पास होने वाला ये फ्लक्स है, टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ये है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 Q/6ε0, Q/6ε0 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R कैरीज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है R और इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है। इसका मतलब ये वही बात है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तभी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, यानी पूरा का पूरा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर से r डिस्टेंस पर, लेकिन सरफेस के अंदर ही इस बार हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। तो पीछे हमने जो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है वो यहाँ पर यूज है, उसका वो काम कर रहा है, नहीं तो हर एक क्वेश्चन को कर करके सीखते आप, एक ही बार आपने साथ में पूरा पढ़ लिया तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब हो जाएंगे। तो आपने देखा था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फार्मूले थे वो क्या थे। पोटेंशियल हम फिर से एक बार बता दें, आपको याद हो जाए, KQ/2 R³ और यहाँ हो जाएगा 3r² माइनस में r², जहाँ R क्या है, इसका खुद का रेडियस है और r उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है जहां पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये आपने इसके ऊपर सवाल कर लिया। इसकी बात करें तो ये होता है KQ r और अपान में R³, ये फार्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां पर K मतलब वही 1/4πε0, ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है r डिस्टेंस पर सेंटर से, तो यही रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कोई भी ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया हुआ है, यानी हमें किसी भी तरीके से इस r को या q को रिप्लेस करना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के टर्म में। तो आंसर तो आपका यही, आपने ये याद किया है कि सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यही होता है, लेकिन उसको ऑप्शन से मैच कराने के लिए आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q/V हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू V मतलब क्या 4/3 π R³, ठीक है।
तो क्यू की जगह पर ये एक्सप्रेशन हम रख सकते हैं, और स्मॉल आर तो ऑप्शन में दिख रहा है कई जगहों पर, तो हो सकता है वो मैच कर जाए। तो आप देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू, और क्यू की जगह पर रखेंगे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना। और उसके बाद स्मॉल आर भी रहेगा, और इसके अपान में आएगा कैपिटल आर क्यूब, ठीक। कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा रो स्मॉल आर, और यहाँ से बचेगा 3 और क्या एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो रो स्मॉल आर और 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी देखिए काफी हद तक मैच कर रहा है यहाँ, लेकिन कैपिटल आर रखा हुआ है, तो यहाँ कैपिटल आर कैंसिल हो गया, सिर्फ स्मॉल आर बचेगा, ठीक। ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आई थिंक सप्लीमेंट्री लेक्चर में ये दोनों टॉपिक मिसिंग हैं, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के हेल्प से आपने ये चीज रिकॉल कर लिया है, तो इसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि अ स्फीरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो आर इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर फॉर स्मॉल आर लेस आर इक्वल टू कैपिटल आर। और दूसरा केस दिया हुआ है रो आर इक्वल टू 0 फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब इस कैपिटल आर रेडियस का हमारे पास एक स्फीयर है, और उस स्फीयर में सेंटर से लेकर सरफेस तक जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाने के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। लेकिन सरफेस से बाहर जाने पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज की डेंसिटी है, वहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, उसके लिए आप कह लीजिए ये फंक्शन है 0 है, ठीक है। तो आपको बताना है इस पूरे स्फीयर के ऊपर टोटल कितना चार्ज एक्युमुलेट हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है, अगर हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए बात करें तो रो इक्वल टू आपको पता है डी क्यू अपान में डीवी। अगर इस पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो टोटल चार्ज क्यू अपान टोटल वॉल्यूम भी लिख देते, बट यहां पर पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि आप देखिए यहां पर कि आर के हिसाब से चार्ज की डेंसिटी चेंज हो रही है। मतलब सेंटर पर अलग होगा, सरफेस पर अलग होगा, उसके बीच में कोई पॉइंट जाएंगे वहां पर अलग होगा। जैसी स्मॉल आर की वैल्यू आप रखेंगे उसके हिसाब से चार्ज की डेंसिटी आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे सपोज कि आपको यहां पर चार्ज की डेंसिटी चाहिए तो आपको ये स्मॉल आर लेना होगा और इसका एक वॉल्यूम बनेगा। तो अब इस वॉल्यूम के लिए क्या चार्ज डेंसिटी आपको मिलेगी, तो टोटल चार्ज इसके अंदर का जो भी होगा और इसका जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा उसका रेशियो लेने पर इतने केस में आपको डेंसिटी मिलेगी। लेकिन और बाहर जाएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके चार्ज उस हिसाब से चार्ज चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। और अगर हर जगह चार्ज बिल्कुल एक जैसा होता, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता, तो आप कोई छोटा सा वॉल्यूम लेते तब भी उतना ही आंसर आता, आप पूरे वॉल्यूम को लेकर के डिस्कस करते तब भी वही आता चार्ज की डेंसिटी, है ना, पूरे वॉल्यूम के लिए या किसी भी छोटे वॉल्यूम के लिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, स्मॉल आर बदलने से चार्ज की डेंसिटी बदल रही है। इसलिए आप एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट को इमेजिन करेंगे, उसके लिए चार्ज निकालेंगे, फिर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे पूरे बड़े वाले स्फीयर के लिए, तो आपको टोटल चार्ज यहां पर मिल जाएगा। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप निकालेंगे डी क्यू इक्वल टू क्या, रो इंटू में डीवी। तो टोटल चार्ज कैसे आएगा, ये तो थोड़ा सा निकला, डीवी वॉल्यूम पर डी क्यू चार्ज, तो टोटल कितना चार्ज आएगा, तो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डीवी। लेकिन इंटीग्रेशन की भी लिमिट बतानी होगी, कहां से कहां तक, क्योंकि जो रो है वो आपका वेरी हो रहा है। रो जो है वो सेंटर से सरफेस तक अलग काम कर रहा है और सरफेस के बाहर अलग काम कर रहा है। तो यानी कि आप टोटल चार्ज निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसकी लिमिट आप डिसाइड करेंगे कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर के बाहर कहीं तक भी। तो यानी सेंटर से लेकर रेडियस तक का अलग हिसाब होगा, सेंटर से सरफेस तक का, और सरफेस से लेकर के आगे कहीं पर भी जाइएगा उसका हिसाब अलग होगा। दो हिस्से में आपको इसको ये इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन का रूल आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन अगर बहुत बड़ा है, यहां से बहुत दूर तक जाना है, बीच में फंक्शन बदल रहा है, तो जहां फंक्शन ब्रेक होता है वहीं तक हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सेंटर से सरफेस तक ये फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन चेंज हो गया है, तो हमें सेंटर से सरफेस तक इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करके इंटीग्रेशन करना होगा, और उसके बाहर वालों के लिए इस वाले फंक्शन को यूज करना होगा। तो बाहर वाले के लिए रो इक्वल टू 0 है, तो जैसे आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के Q इक्वल टू क्या बना, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, और रो मतलब क्या, रो मतलब यही चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा रो मतलब रो नॉट
और 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपान में कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमने रो की वैल्यू रख दी और यहाँ पर डी को हमें रखना पड़ेगा। जो भी हमने वॉल्यूम एलिमेंट इमेजिन किया है छोटा सा स्मॉल आर रेडियस का, उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से डी निकालिएगा तो यह आ जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर डी आर, है ना। और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। मतलब वॉल्यूम एलिमेंट को हमने स्मॉल आर का फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डी की जगह पर लिख देंगे। और इस ऐसा करना भी क्यों पड़ा हमें, तो ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हमारा रो है यानी डेंसिटी है वो स्मॉल आर का फंक्शन है, स्मॉल वी का नहीं या वी का नहीं। तो स्मॉल आर का फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें स्मॉल आर के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो पाएगा ये। तो इसलिए हमें यहाँ पर डी आर चाहिए भी था, ठीक है। तो बस अब यहाँ से रो नॉट और 4 पाई एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेंगे तो आपको मिल जाएगा Q इक्वल टू रो नॉट और 4 पाई और इंटीग्रेशन के अंदर ये आर स्क्वायर अंदर जाके ब्रैकेट में, अब ये 0 to r लिमिट भी है और मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा r पावर 4 अपान कैपिटल आर स्क्वायर और उसके बाहर क्या डी आर। और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो नॉट, ठीक है। स्पेस की कमी पड़ रही है, चलिए इसी में एडजस्ट करते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, एक्चुअल में इसको मिटाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ये यहाँ पर आप देखिए रो नॉट इंटू 4 पाई और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा r पावर 3 अपान में 3 और यहाँ हो जाएगा r पावर 5 अपान में 5, यानी ये r पावर 5 और अपान में 5 और उसके साथ में कैपिटल R का स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, ठीक है। और लिमिट यूज करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हर जगह स्मॉल आर की जगह पर रख देंगे, लोअर लिमिट रखने पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी अपर लिमिट रख दीजिए तो आपको टोटल चार्ज Q की वैल्यू मिल जाएगी रो नॉट 4 पाई और ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगा कैपिटल R पावर 3, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा कैपिटल R के पावर में 3 और माइनस यहाँ हो जाएगा कैपिटल R पावर 5 अपान 5 और कैपिटल R पावर 2। तो कैपिटल R पावर 2 से ये R पावर 5 कैंसिल करेंगे, 3 बचेगा तो R पावर 3 अपान 3, R पावर 3 अपान 5 एलसीएम लेकर के इसको आप सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो यानी ये 5r क्यूब हो जाएगा, 5r क्यूब और माइनस इससे 3 करेंगे, माइनस में 3r क्यूब और उसके पहले आ जाएगा रो इंटू में क्या 4 पाई के, ठीक है ना। रो नॉट इंटू 4 पाई, रो नॉट कांस्टेंट है। बस यहाँ से 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2r क्यूब अपान में 15। तो क्या आंसर आ गया, रो नॉट 4 पाई और वहां से आएगा 2 कैपिटल R क्यूब और अपान में 15। ये टोटल चार्ज का एक्सप्रेशन आ जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा, तो 8 यहां से हो जाएगा 8 पाई R क्यूब, साथ में रो नॉट भी है, 8 पाई R क्यूब रो नॉट भी है और अपान में 15, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा मतलब इसमें इंटीग्रेशन वगैरह आने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बाकी बड़ा ही नॉर्मल है। आप एक्सप्रेशन को देखकर डरना नहीं है, सिर्फ ये आपको डराने के लिए 2 पार्ट में बना दिया गया था और रो जो है वो स्मॉल आर का फंक्शन है, इसलिए ये सारी बातों को हमें स्मॉल आर में फाइनली कन्वर्ट करना पड़ा। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी जब स्मॉल एलिमेंट के लिए डिस्कस करते हैं तो ऐसे ही फार्मूला होता है, वॉल्यूम वाले में ऐसे होता है और सरफेस वाले में ऐसे होता है, डी क्यू और अपान में डी ए हो जाता है। लेकिन अगर पूरे सरफेस में या पूरे वॉल्यूम में बिल्कुल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ऐसे लिखते हैं रो इक्वल टू क्यू अपान में वी या फिर सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ई, ऐसा लिखते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसीलिए हमने ये वॉल्यूम एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ कैपिटल Q इज इक्वल टू, ठीक है। यानी कैपिटल Q नाम के 2 चार्जेस हैं और उन दोनों चार्जेस के बिल्कुल बीच में उनके सेंटर पर स्मॉल q नाम का एक चार्ज रखते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कैपिटल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्मॉल q के टर्म में, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि उस सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0। टोटल फोर्स या नेट फोर्स अगर किसी सिस्टम के ऊपर लगने वाला 0 है
तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं। अगर उस में से किसी एक चार्ज को जो स्टेबिलिटी में है, अगर इसको हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दें तो अगर वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस से लौट जा रहा है तो इस वाली इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, इसको अगर हमने डिस्प्लेस कर दिया, या जो इक्विलिब्रियम में चार्ज है या सिस्टम है उसको थोड़ा सा भी किसी को डिस्प्लेस कर दिया, वो दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ रहा है, इस वाली इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल मतलब पोजीशन से, स्टेबिलिटी से हटाने के बाद भी उसी पोजीशन पर लौट के आ जाए, वो स्टेबल है, और अगर लौट कर ना आए तो वो अनस्टेबल है। लेकिन दोनों का ही जनरल केस क्या है कि इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। अब आप इस सवाल में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में बिल्कुल सेंटर पर आपने स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, और ये दोनों चार्ज से इसकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, और ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है। यानी इनके बीच में लगने वाला इस डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स और इनके बीच में लगने वाला इस डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल और अपोजिट हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जब हम सम करेंगे तो इनका सम करने पर इनका जो मैग्नीट्यूड का सम आएगा वो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है वो तो इक्विलिब्रियम में है ही, यानी स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम मेंटेन है। हमें इस पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम के लिए अब ये देखना होगा कि हमारा ये जो कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू है, क्या ये भी इक्विलिब्रियम में है? जब ये भी इक्विलिब्रियम में होगा तभी तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और सवाल में करें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे, इसके लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू बताइए। यानी हमें ये मान के चलना है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जिसमें से हमने इसकी इक्विलिब्रियम को चेक कर लिया, ये एकदम सही मेंटेन है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना होगा कि इसको या इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा उसका सम 0 आना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या इन दोनों की वजह से लगने वाला जो फोर्सेस हैं उनका सम 0 आ सकता है? अगर ये दोनों बिल्कुल सेम नेचर के हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो इसमें या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस का सम 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये बात तो श्योर है कि इन दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तभी एक की वजह से लगने वाला फोर्स दूसरे की वजह से लगने वाले फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो हमें नहीं पता इसमें कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव और कैसा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों का सम करने पर 0 आएगा। बस हमें इतनी कंडीशन की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आप कह सकते हैं इसके ऊपर इस बड़े वाले चार्ज Q की वजह से लगने वाला फोर्स 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर हम इसको r बोल दें तो ये वाला डिस्टेंस भी r होगा, कुल मिलाकर के 2r का स्क्वायर या 2r का होल स्क्वायर यानी 4r² हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स 1/4πε0 और कैपिटल Q स्मॉल q और अपान में डिस्टेंस स्मॉल r²। अब इसमें एक फोर्स पॉजिटिव आएगा, एक फोर्स निगेटिव होगा, और इसको जोड़ने पर टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4πε0 यहाँ से कॉमन होकर के उधर जाकर के 0 हो जाएगा, r² भी उधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा Q² प्लस कैपिटल Q स्मॉल q अपान ε0, सॉरी कैपिटल Q और स्मॉल q, सिर्फ ये बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक Q से ये एक Q भी कॉमन होकर के चला जाएगा, तो Q अपान में 4 प्लस में स्मॉल q इज इक्वल टू 0, यानी Q इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -4Q। ठीक है ना। यानी जो कैपिटल Q चार्ज है वो -4Q है। ऐसी कंडीशन में ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बस आप ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद रखें। कोई भी सिस्टम हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी चार्जेस का सिस्टम हो, उसमें वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स मतलब सभी फोर्सेस का सम। तो बीच वाला तो आराम से बैलेंस था इन दोनों की वजह से, लेकिन ये दोनों बैलेंस हैं कि नहीं उसके लिए हमने ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी, तो उसके हिसाब से Q की वैल्यू -4Q रहेगा, तो फिर ये कंडीशन होल्ड करेगा, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए। लेक्चर काफी लेंदी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 15 क्वेश्चन के बाद इस लेक्चर को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा।
वैसे तो टोटल 30 क्वेश्चन थे और उसके बाद कुछ होमवर्क भी थे, लेकिन इसको आज के लिए ब्रेक करना पड़ेगा और 15 क्वेश्चन के बाद इस लेक्चर को रोकेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है और अगर पॉसिबल हुआ तो कैपेसिटर भी इसी में आगे ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर अलग ही रखेंगे दोनों को, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि लेक्चर का लेंथ कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए जल्दी से। अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 10⁻⁵ सेंटीमीटर है चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। The electric field required to keep the drop suspended in air will be approximately, ठीक है। जल की एक बूंद है जिसका रेडियस है 10⁻⁵ सेंटीमीटर और इसके पास जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता है निगेटिव चार्ज होता है, यानी वाटर का जो ड्रॉप है वो निगेटिवली चार्ज है। कह रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसको हम एयर में सस्पेंड कर सकते हैं। एयर में सस्पेंड करने का मतलब क्या, अब ये अगर एयर का ड्रॉप है, सॉरी वाटर का ड्रॉप है, इसको यहाँ सस्पेंड करने का मतलब इसको यहाँ रोकना है हवा में। रोकने का मतलब ये कि इसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स F = mg नीचे है उसके बिल्कुल इक्वल हमें अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना होगा QE के इक्वल। और इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर इतना तभी लगेगा अगर इसका चार्ज Q है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करना होगा। और ये निगेटिव चार्ज है तो अगर इधर फोर्स चाहिए होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई करना होगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये हमें बताना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि ताकि इसके ऊपर लगने वाला ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हो जाए ताकि ये एयर में सस्पेंड हो जाए। आप कंडीशन बना लेंगे, इसका केस होता है QE = mg, हमेशा याद रखें। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल करके सॉल्व कर देंगे, हमेशा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर चार्ज Q की जगह पर स्मॉल e रखेंगे, कैपिटल E ये हो गया, M और G हो गया, और आपको ये चाहिए स्मॉल कैपिटल E, तो ये हो जाएगा mg और अपान में स्मॉल e। m मतलब मास जो कि नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका रेडियस दिया हुआ है। तो आपको पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान में वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है, वाटर की डेंसिटी MKS सिस्टम में होता है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी होती है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको आपको याद रखना है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आप इसके रेडियस से निकाल लीजिए, 10⁻⁵ सेंटीमीटर है। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻7 मीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 4/3 उसके बाद पाई, उसके बाद r³, इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻21 हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा मास, इस वाटर के ड्रॉप का मास। तो मास यहाँ पर रखिएगा, G की वैल्यू 9.8 या 10 रखकर चेक कर लीजिएगा। स्मॉल e की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज रखिएगा और इस पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इन चारों में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है तो इसको आप कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट हमने पूरे बता दिए हैं। स्मॉल g आपको याद होता है, स्मॉल e आपको याद होता है, सिर्फ मास की दिक्कत थी। मास को हमने डेंसिटी वाले फार्मूले से रिप्लेस कर दिया डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में। डेंसिटी वाटर का याद होना चाहिए और वॉल्यूम के लिए रेडियस आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, ये सारी वैल्यू रख करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, बाकी चीजें आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट साइज आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर if the surface charge densities are +q and -q respectively, then the electric field intensity at a point between the two plates will be, ठीक है। तो दो नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट्स हैं इनफाइनाइट साइज के और एकदम एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। तो आपको बताना है उनके बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। यानी एक प्लेट ऐसे ले लीजिए, एक प्लेट ऐसे ले लीजिए, दोनों के दोनों पॉजिटिवली नहीं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक निगेटिवली चार्ज है ना। इसीलिए देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव ले लीजिए, ये निगेटिव ले लीजिए, ये प्लस सिग्मा हो गया, ये माइनस सिग्मा हो गया। सपोज आपको यहां पर निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है कि इनफाइनाइट साइज के किसी भी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये देखिए इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो हो जाएगा प्लस में, या मतलब कहने का मतलब प्लस से या माइनस से उसका डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेंगे। वैल्यू तो हर बार सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आएगी, इसका डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन आएगा ये वेक्टर E1।
और नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखेंगे तो इसका डायरेक्शन आएगा ये हो जाएगा आपका वेक्टर E2। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। आपने पढ़ा हुआ है कि प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, बस ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होने की वजह से या चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों की वजह से अलग आएगा। इनका इधर होगा और इनका जो है वो इधर होगा, यानी दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना होगा, और रिजल्टेंट के लिए आपके पास फार्मूला है वेक्टर से E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ये फार्मूला है। थीटा यहाँ पर 90 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगा। और E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर यानी कि 2E1 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से E1 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 बचेगा, यानी E1 का रूट 2 टाइम्स कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और E1 की वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट का रूट 2 टाइम्स कर दीजिए, और यहाँ 2 है, यहाँ रूट 2 है, तो इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो रूट 2 बचेगा, यानी सिग्मा अपान रूट 2 नीचे बचा और साथ में एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सिग्मा अपान रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें आपको ये पता, ये फार्मूला याद होना चाहिए कि पॉजिटिव प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। साथ ही साथ आपको वेक्टर का ये फार्मूला भी पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 कैथोड रे बीम्स इज 2:3। इफ द सेम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दीज बीम्स देन द रेशियो बिटवीन देयर डिफ्लेक्शंस विल बी, ठीक है ना। तो दो कैथोड रे बीम्स हैं और उनकी स्पीड का रेशियो है 2:3। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उनके डिफ्लेक्शन का रेशियो बताना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें बिल्कुल किसी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे बाहर निकल जाता है। और आपने इसको प्रूव भी किया होगा क्लास 12th में कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोलिक होता है, वो पैराबोलिक होता है, जिसका इक्वेशन आपको मिलता है डिफ्लेक्शन का कि देखिए ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन ये वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, तो जितना ये इसका डिफ्लेक्शन हुआ है वाई डायरेक्शन में, उस डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला आया था 1/2at²। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं QE = ma से निकालेंगे a की वैल्यू, a = हो जाएगा QE/m। और दूसरा ये कि t निकालने के लिए आप स्पीड वाला फार्मूला याद रखेंगे कि फार्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी कौन सी, एक्स डायरेक्शन में जा रहा था और चाल कौन सी थी, v, तो t = x/v। आप ये दोनों जगहों से a और t की वैल्यू रखेंगे तो ये और अच्छा फार्मूला बन गया 1/2, यानी QE और अपान में स्मॉल m, और t की जगह पर रखेंगे x/v का होल स्क्वायर। और आप इसमें देखें तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में ये हो जाएगा Q और E, यानी आप इसको ऐसे लिखिए कि QE और अपान में 2m, और यहाँ से मिलेगा आपको v², ये पूरा पार्ट एक साइड, और उसके साथ में ये हो जाएगा x², जो कि एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पर चलता है, जिसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन का ये इक्वेशन होता है, ठीक है। और ये पैराबोला का इक्वेशन भी दिख रहा है y = ax² टाइप का। तो कह रहे हैं कि चालों का, अगर उनके दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन बीम या कैथोड रे की बात हो रही है तो उनकी चालों का रेशियो दिया, स्पीड का रेशियो, तो उनके डिफ्लेक्शन का रेशियो बताना है। तो आप देख लीजिए कि स्पीड की वजह से डिफ्लेक्शन किस तरीके से उस पर डिपेंड करता है, यानी y = क्या है 1/v², है ना। स्पीड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन, इस फार्मूले से पता चल रहा है। बाकी आप ये इक्वेशन भी याद रखें, ये ट्रेजेक्ट्री भी याद रखें। तो यहाँ से आप देखिए डिफ्लेक्शन का रेशियो y1/y2 = क्या हो जाएगा, इधर उल्टा मिलेगा v2/v1 का होल स्क्वायर, है ना। तो पहले और दूसरे का रेशियो यहाँ है, यहाँ दूसरे पहले का रेशियो है, तो ये तो पहला और दूसरा का रेशियो होता है ना, पहले और दूसरे का रेशियो। तो पहले दूसरे का रेशियो ये दिया है, पहले दूसरे का हमें ये भी चाहिए, तो यानी हमें चाहिए ये चीज़, लेकिन जो दिया है वो है v1/v2, दिया है v1/v2,
फार्मूले में यहाँ V2/V1 आ रहा था, यानी इसी को उल्टा रख देंगे 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, यानी डिफ्लेक्शन का रेशियो आ जाएगा 9:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 9:4 आएगा, 4:9 नहीं आएगा, क्योंकि ये V2/V1 है और यहाँ ये Y1/Y2 हम निकाल रहे हैं, और जो दिया है वो V1/V2 दिया है, तो इसी का उल्टा करके हमें यहाँ रखना होगा, तब आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि 4 सेम चार्जेज माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर। इफ द सिस्टम इज इन बैलेंस स्टेट देन स्मॉल क्यू विल बी। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड और नेचर वाले चार्जेज रखे गए हैं, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और यहां पर भी माइनस क्यू। फिर कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर, सेंटर इन द सेंस कि इनके डायगोनल्स जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एक स्मॉल क्यू चार्ज का दूसरा चार्ज रख दिया जाता है, स्मॉल क्यू चार्ज। तो बताना है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, बैलेंस स्टेट में है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म में कितनी होगी। जैसे कि पिछला सवाल आपने बैलेंस कंडीशन का, ये इक्विलिब्रियम का सॉल्व किया, जिसमें 3 चार्जेस थे, 2 क्यू और क्यू वाले के बीच में एक स्मॉल क्यू रखा गया था, वहां पर आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू स्मॉल क्यू के टर्म में निकालनी थी, यहां आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म में निकालनी है। तरीका बिल्कुल सेम है कि अगर ये बैलेंस स्टेट में है या इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स इनके ऊपर, किसी के भी ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस या इस पूरे सिस्टम पर लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा, तब जाकर के ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो बीच में आप देखिए, बीच में जो आपने चार्ज रखा है उसका इक्विलिब्रियम तो वैसे ही मेंटेन है ऑलरेडी, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। तो जितने अट्रैक्शन से ये इसको इधर खींचेगा उतने अट्रैक्शन से ये इसको इधर खींचेगा, दोनों का रिजल्टेंट 0 हो गया। सिमिलरली इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये जो स्मॉल क्यू आपने रखा है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन है। तो पूरे सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हमें बाकी लोगों को देखना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बाकी के जो कॉर्नर के 4 हमारे पास चार्जेज हैं, क्या ये लोग मतलब इनके बैलेंस स्टेट के लिए अब हमें क्या कंडीशन बनानी पड़ेगी कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो इन चारों में से आप किसी भी एक की बात करिए, सिचुएशन सबके लिए बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सवाल में आपने देखा था कि 2 चार्जेज यहां पर थे कैपिटल क्यू वाले, लेकिन हमने किसी एक ही के लिए इक्वेशन बनाया था। क्यों? क्योंकि किसी एक के लिए जो सिचुएशन बन रही है वही सिचुएशन दूसरे के लिए भी बन रही है। तो वही बात है कि अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो यानी इसके ऊपर लगने वाले दोनों फोर्सेस का सम 0 होगा। सेम कहानी इसके लिए भी लागू होगी कि अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो इसके लिए भी दोनों का जो फोर्सेस का सम होगा वो 0 आएगा। और बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशन बन रहे थे, तो इसलिए कोई एक भी किया तो वो कंडीशन मिल गई। वैसे यहां पर भी है, किसी भी चार्ज की आप बात करेंगे सबके लिए कहानी बिल्कुल एक जैसी है, तो हम इसी को टारगेट कर लेते हैं। अब देखिए इसके ऊपर जो लगने वाला एक फोर्स है वो ये है, माइनस क्यू और माइनस क्यू की वजह से। एक फोर्स इसकी और इसकी वजह से जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। एक इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। और एक इस पॉइंट की जो स्मॉल क्यू है उसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन हम इधर दिखा देते हैं, है ना। टोटल इसके ऊपर 4 फोर्सेस लगेंगे। हमें दिखाना है कि इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बैलेंस स्टेट में है। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। और उसको अगर हम नाम F1 रख दें, इसको F2 रख दें, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी पूरा कांस्टेंट आपका K, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट यानी Q², और अपान में जो भी इसका साइड आप ले लीजिए A या फिर R, चलिए A बोल देते हैं, तो अपान में हो जाएगा A²। ये F1 की वैल्यू आ गई जिसका ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसी तरह से आप ये F2 भी निकाल सकते हैं जिसका ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। F2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा KQ² और अपान में A², है ना। A और चार्ज माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो F2 भी आपने निकाल दिया। अब देखिए जो F1 और F2 हैं ये आपके दोनों के दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो अभी हमने आपको फार्मूला दिखाया कि अगर दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो जो फार्मूला आता है रिजल्टेंट का
उसमें लास्ट वाले स्टेप में cos 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से ये थर्ड वाला पूरा टर्म ही हो जाएगा आपका 0। तो ये दोनों अगर सेम है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, उसमें से a बाहर निकलेगा, √2 बचेगा। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अगर हम उसको f12 नाम दे दें पहचान के लिए, तो ये f12 की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा √2 टाइम्स f1 या √2 टाइम्स f2, यानी इसी वाले फोर्स का √2 टाइम्स हो जाएगा तो k और उसके बाद √2, उसके बाद q स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का ये हमने निकाल लिया रिजल्टेंट। और डायरेक्शन किधर होगा इसका, तो दोनों अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं तो इनके रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा बिल्कुल 45 वाले डायरेक्शन में, यानी इनकी वजह से जो फोर्स लग रहा था उसी वाले डायरेक्शन में इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी होगा। ये कैसे पता चला कि बिल्कुल बीच में ही आएगा? आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल आपको मालूम हो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनके बीच का टोटल एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो पहले वेक्टर के साथ इस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, इसका फार्मूला आपके पास है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा और अपान में a प्लस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला है ना, तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि आपके दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा है, जो कि यहां पर एक्चुअल में 90 है, ठीक है ना, तो ये रिजल्टेंट जो है पहले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा कितना होगा, तो थीटा जैसे ही आप 90 यहाँ रखेंगे, 90 यहाँ रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये b और अपान में यहाँ पर ये कॉस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, बचेगा b अपान में a, और b और a दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों फोर्सेस की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो b अपान a मतलब 1, यानी tan अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इक्वल टू 45, बिल्कुल बीच में आपका, बिल्कुल बीच से ये जाएगा f12, और वहीं बीच में उसी डायरेक्शन में आपका इसकी वजह से लगने वाला फोर्स f3 भी जा रहा था, तो इसका मतलब f3 और f12 दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा अगर हम उसको नाम रख दें f4, वो इनको सम करने से ही आएगा। तो सम करने से क्या आएगा कि पहला वाला लिख लीजिए k√2 q स्क्वायर और अपान में a स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले को सम करना है, यानी ये वाले फोर्स को भी सम करना है, तो ये वाला फोर्स कितना होगा, -q और इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, डायगोनल की लेंथ √2 टाइम्स a, तो ये हो जाएगा पूरा कांस्टेंट, और उसके बाद चार्जेस का प्रोडक्ट और अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है ये पूरा, ये है √2 टाइम्स a, तो √2 टाइम्स a का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a स्क्वायर बन जाएगा। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया इन तीनों फोर्सेस, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन तीनों फोर्सेस का एकदम फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अभी एक फोर्स और बचा हुआ है जो इस स्मॉल q की वजह से यहां पर लगेगा। ठीक है, स्मॉल q की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, अगर उसकी बात करें तो चार्जेस पता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये इस पूरे डायगोनल की लेंथ का बिल्कुल आधा होता है। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल आधा। अगर ये पूरा लेंथ है आपका √2 टाइम्स a, ये पूरा लेंथ है √2 टाइम्स a, तो इसका मतलब आधा हो जाएगा √2 टाइम्स a अपान में 2, दैट मीन्स a अपान में √2, ये हो जाएगा इसके बीच का सेपरेशन, है ना। तो अगर ये सेपरेशन हो जाएगा तो आप देखिए इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा कितना, k और चार्जेज का प्रोडक्ट, ये प्लस q माइनस q, यानी माइनस में आ जाएगा q स्मॉल q और अपान डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है a अपान √2, तो a अपान √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक, और ये जो फोर्स आया और ये वाले जो फोर्सेस हैं इन सब का सम करके कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप ये यहां पर हमने लिखा ही है, तो इसी को आगे हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं इस वाले के साथ, और ये माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस मिला करके ये माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कंडीशन भी बन जाएगी आसानी से, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए ये पूरा जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम 0 हमने दिखा दिया। यहाँ पर हर जगह से जो k है वो गायब कर दीजिए, हर जगह से एक सिंगल q को भी आप गायब कर दीजिए, हर जगह से जो a स्क्वायर है उसको भी आप गायब कर दीजिए। थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या आया, ये आ गया √2 टाइम्स q, और यहाँ पर कितना आ गया, q अपान में 2, प्लस में आ गया q अपान में 2, और माइनस में आ गया क्या, 2 स्मॉल q और इज इक्वल टू क्या, 0, यही आएगा। ठीक है, बस अब आप इसको उस साइड ले जाइए, आपको स्मॉल q की वैल्यू भी चाहिए थी, तो आपको मिल जाएगा 2 स्मॉल q, और ये देखिए √2q और q, तो q को कॉमन कर लीजिए तो √2 और प्लस में 1/2 यहाँ पर बचेगा। अब ये जो 2 है इसको आप इधर ले जाकर के डिवाइड करिए, तो स्मॉल q इक्वल टू कितना मिलेगा,
स्मॉल क्यू में इक्वल टू मिलेगा आपको कैपिटल क्यू अपान में 2 और ब्रैकेट के अंदर √2 + 1/2। अब देखिए 1/2 के फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया है तो इसको आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2 + 1/2 और 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यानी क्यू अपान में 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा √2, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा √2 और प्लस में 1, सॉरी 2√2 और प्लस में 1, तो 2√2 + 1 और बाहर q अपान 4, ये स्मॉल q की वैल्यू अगर होगी तो ऐसे कंडीशन में ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम में या बैलेंस स्टेट में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हौच पौच हो गया जगह की कमी होने की वजह से, तो आप इसको एक बार खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। सिर्फ इतनी सी ही बात है कि ये वाले फोर्स, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स, 3 फोर्सेस का सम निकाला आया था जो यहाँ पर पहले हमने लिखा था, फिर इसकी और इसकी वजह से इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी निकाला था, सबको हमने जोड़ा। पहले वाले 3 ये आए थे, जो ये लास्ट वाला था वो माइनस में आया था, तो हमने सबको जोड़ करके 0 को इक्वल किया, उसी को सॉल्व किया है, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकली। ठीक है ना, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और करेंगे, 3, 15 के बाद रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आसान है कि अ लार्ज चार्ज्ड कंडक्टिंग मेटल प्लेट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड E at a distance small r, then the electric field intensity at a distance 2r will be। आपको पता है किसी भी कंडक्टिंग सीट या प्लेट की वजह से, किसी भी कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं वो उसके जस्ट अगर पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका एक्सप्रेशन आता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर की वजह से उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से जब निकालते हैं तो वो आता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज आप देते हैं तो इसमें 2-2 सीटें बन जाती है ना, और इन दोनों सीटों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है, उसको जोड़ करके ये बन जाता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी भी शेप का ध्यान रखिए, किसी भी शेप का अगर कंडक्टर है तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, चाहे वो स्फीयर के जैसा हो, चाहे वो इस तरह रॉड के फॉर्म में हो, इसके बाहर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगर ये कंडक्टर है तो वो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो चाहे r डिस्टेंस लीजिए चाहे 2r लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उतना ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E था तो 2r पर कितना होगा, 2r पर भी E हो जाएगा, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, कंडक्टर की वजह से। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और आपका ये जो कुलाम्स लॉ वाला फार्मूला है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेज फर्स्ट इन एयर एंड देन इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इन बोथ स्टेट इज। ठीक है, करेंगे 2 चार्जेज हैं, उन चार्जेज को पहले एयर में रखा गया था, बाद में उसको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो दोनों ही केसेस में जो फोर्स की वैल्यू आ रही थी उनका आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो अगर दोनों चार्जेज एयर में रखे हुए हैं तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू, ये आप यहाँ पर K मत लिखिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेज का प्रोडक्ट और अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये Q1 है, ये Q2 है और बीच में डिस्टेंस R है ना, ये केस नंबर 1 हो गया, ये एयर के केस में फोर्स हो गया। लेकिन अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला मीडियम आपने यूज कर लिया, तो ऐसे केस में जब आप फार्मूला लिखेंगे कुलाम्स लॉ से, तो उस फार्मूले में आपको यहाँ पर देखिए एयर या वैक्यूम है तो हमने फ्री स्पेस की परमिटिविटी लिखी है, लेकिन जब कोई मीडियम आएगा तो हमें मीडियम की परमिटिविटी लिखनी होगी, और वहां पर हो जाएगा Q1 Q2 और अपान में क्या, R²। और आपको याद होना चाहिए कि मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बीच में एक रिलेशन होता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम एप्सिलॉन R भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी एप्सिलॉन को अगर आप एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखना यहाँ चाहते हैं, मीडियम के लिए ये वैल्यू है, तो मीडियम के लिए E एप्सिलॉन इक्वल टू स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसकी जगह पर ये पूरा, और Q1 Q2 और अपान में R², ये हो जाएगा मीडियम के लिए फोर्स की वैल्यू। और आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए, दिस अपान दिस करना है, F1/F2 करना है। तो आप देखिए F1/F2 अगर आप यहाँ पर करेंगे F1/F2, तो इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²,
और इसको डिवाइड करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सब कुछ तो सेम ही है, सब कुछ तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा। और जब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/1, यहाँ बचेगा 1/k, ये रिवर्स होकर के मल्टीप्लाई करेगा तो k ऊपर चला जाएगा, कुल मिलाकर के k/1 आ जाएगा, यानी k रेशियो 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। एयर में रखने पर फोर्स और मीडियम में रखने पर फोर्सेस का रेशियो आएगा k रेशियो 1, यानी मीडियम में रखने के बाद एयर में जो फोर्स लग रहा था वो मीडियम के कंपेरिजन में k टाइम्स है, ठीक है ना। मीडियम के कंपेरिजन में k गुना वहां पर फोर्स लगता है, एयर के केस में मीडियम में रख देंगे तो फोर्स k गुना कम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो हम यहाँ पर काफी क्वेश्चन लेकर के आए थे, 30+ क्वेश्चंस थे, बट बाकी लेक्चर को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो ये सिंपल सा है कि द एसआई यूनिट ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है कि ये जो पूरा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपान में कूलाम स्क्वायर। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको कूलाम के इस फार्मूले से भी आप एप्सिलॉन नॉट की या बाकी चीज़ों की यूनिट को निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये पूरे टर्म की वैल्यू आपने याद कर रखी होगी। अब अगर आप इसको रिवर्स करते हैं, एप्सिलॉन नॉट करते हैं, तो ये भी तो पूरा रिवर्स होगा, तो इसका मतलब यूनिट आ जाएगा कूलाम स्क्वायर और अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो यूनिट है वो है कूलाम स्क्वायर और अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर और अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ये बाकी के जो आगे के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में कवर करेंगे और तब तक आप इतने क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। इसमें खास करके जो इक्विलिब्रियम वाला केस है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको पता है डे बाय डे लेवल बढ़ ही रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए। वैसे भी ऑटोमेटिक आपको पता है, बट हम ये दिखा रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। आपको जेई और नीट का प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको यूपी पीजीटी का करना है, तो उस दायरे में भी रहना पड़ेगा हमें, मतलब संभाल करके बहुत ऊपर भी नहीं जाना है, बहुत नीचे भी नहीं जाना है, बैलेंस करके चलना है। तो इसमें इक्विलिब्रियम वाला जो केस है उसको आपको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है। हमने 2-3 क्वेश्चंस को अधूरा अधूरा छोड़ा हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट बता करके उसको आप ट्राई करिएगा। साथ ही साथ स्फीरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर के केस में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फार्मूला और उसका ग्राफ बताया है, वो आपको अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना है। सप्लीमेंट्री लेक्चर में वो मिस हो गया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट सवाल भी हमने पीछे आज की इस क्लास में किए, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी हमने आज की इस क्लास में बताया वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है या कोई भी आपका सजेशन है हमारे लिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकें। थैंक यू।